We already had the great and detailed discussion about this chapter, पर आज हम इसका क्विक रिकैप करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शिवानी शर्मा, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड वेलकम यू ऑल इन कैल्विन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर आर एनवायरनमेंट के बारे में। वी ऑलरेडी हैड द ग्रेट एंड डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट दिस चैप्टर, पर आज हम इसका क्विक रिकैप करेंगे ताकि आपका ये चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पर कवर हो जाए। ठीक है, माइंड मैप क्या होता है, माइंड मैप हम क्यों लेकर आए हैं, ताकि आपको क्विक जब भी आप अपनी रिवीजन करेंगे आप इस चैप्टर की, तो आप इसको इजीली कवर कर सके और कोई भी आपका टॉपिक छूटे नहीं। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक वाइज। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे, इसमें हमने क्या पढ़ा था, आर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। एनवायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। Everything which is present in our surrounding is known as environment। और हर स्पेस का, हर जगह का एनवायरनमेंट क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट। जब एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं हमारे लिविंग और एक होते हैं नॉन लिविंग, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का जब इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। When biotic and abiotic factors interact in a place is known as ecosystem। ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या होता है, अभी हमने बात करी जिसमें हम बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का जब इंटरेक्शन होता है, मतलब जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं तब उसको क्या बोलते हैं हम, इकोसिस्टम। जैसे अब मैं क्या हूँ, लिविंग, और मेरे आसपास मोस्टली कितनी चीजें हैं, मोस्टली क्या है, नॉन लिविंग। तो ये क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, मैं हूँ लिविंग और ये है नॉन लिविंग। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या मैं अपना काम कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। अब हम दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट करके आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम में क्या आता है, मोस्टली हमारे दो तरह का इकोसिस्टम होता है। एक होता है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है हमारा मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, जो हमें इस गॉड गिफ्टेड होता है, जो हमें प्रकृति ने दिया हुआ होता है, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है। नेचुरल इकोसिस्टम में कोई भी ह्यूमन बीइंग्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, तो क्लियर हुआ हमारा कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जो हमें प्रकृति की, खुदा की, भगवान की देन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, जैसे हमारा आ गया फॉरेस्ट, ये तो किसी इंसान ने नहीं बनाया है ना, ये तो हमें नेचुरली मिला है, फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, फिर इसमें आ गया हमारा फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, टेरिशियल हो गया, एक्वेटिक हो गया, पॉन्ड हो गया। ये क्या है, नेचुरली प्रेजेंट है, ये किसी ने भी बनाया नहीं है। ठीक है, इसको किसी भी ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म ने इसको नहीं बनाया, उनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, ये प्रकृति ने हमें नेचुरली प्रोवाइड करा है। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, जो हम इंसानों ने बनाया है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बनाया है। नेचुरल चीज़ों के साथ में इंटरेक्ट करके हमने उसका छोटा सा सिस्टम बनाया, उसको क्या बोलेंगे हम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इसमें क्या क्या आएगा हमारा, जैसे क्रॉप आ गई, खेती आ गई, फील्ड्स आ गए, गार्डन्स आ गए और एक्वेरियम आ गए। ये हमें तो बना के नहीं दिया। अब इकोसिस्टम तो किसी भी तरह का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है और एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम है, पर ये क्या है, मैन मेड है। क्या है, मैन मेड है, और ये क्या है, नेचुरली प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको अब ये। अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, मेनली वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, मींस नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग क्या होते हैं, जो सांस लेते हैं, जो बॉडी के फंक्शनिंग करते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं, जो डाइजेशन करते हैं, जिनमें एक्सक्रीशन होता है, सर्कुलेशन होता है, ये सारे फंक्शन जिसमें होंगे उसको क्या हम बोलते हैं, लिविंग। जो मूव कर सकता है,
विच कैन मूव। अब हम रॉक को तो नहीं बोलेंगे कि तू भी चल, वो तो कहीं नहीं जाता ना। हम उसको आज 10 साल बाद भी अगर हम उसको वहाँ पे रख देंगे और उसके 20 साल बाद भी आके देखेंगे तो वो हमें उसी जगह पे मिलेगा, जब तक उसको कोई इंसान उठा के नहीं रख देगा। पर ह्यूमन बींग्स में तो ऐसा नहीं होता है, आज में हम यहाँ, फिर एक कदम यहाँ, फिर एक कदम यहाँ, तो हम क्या है, मूविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या हो गए, लिविंग कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें सबसे पहली आती है हमारी सॉइल, मिट्टी। मिट्टी किसके लिए ज़रूरी होती है, प्रोड्यूसर्स को खाना प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोड्यूसर कौन होते हैं हमारे, प्लांट, जिसको अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लांट को मिनरल्स चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो किससे मिलते हैं, उसे सॉइल में मिलते हैं। और ग्रो कहाँ करेगा, वो सॉइल में करेगा। क्लियर इसका फंक्शन। वाटर क्या है, जल ही जीवन है। हम सभी को पता है पानी के बिना तो हम कुछ भी नहीं है, तो जल ही क्या है, हमारा जीवन, ठीक है। तो पानी के बिना, पानी किसके लिए चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए और अदर बॉडी फंक्शंस के काम करने के लिए भी चाहिए। एयर क्या है, हवा के बिना भी कुछ नहीं है। अगर हम सांस ही नहीं लेंगे, अगर हमारे पास में एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लाइट, अगर हमारे पास रोशनी नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, प्लांट खाना ही नहीं प्रोड्यूस करेंगे। जब प्लांट खाना प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो एग, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन producers. If they are not produce any kind of food material, so हम क्या करेंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। तो लाइट नहीं होगी तो प्रोड्यूसर नहीं होंगे, प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। क्लियर। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है। अब एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होती है, जो हमारी बॉडी में फंक्शनिंग होती है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, उसको ये क्या करता है, बढ़ाता है। जब एंजाइमेटिक एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं हम, जो डाइजेशन का प्रोसेस होगा वो बढ़ेगा हमारा, ठीक है। तो डाइजेशन ही नहीं होएगा, उसका प्रोसेस ही नहीं चलेगा तो कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। हमारा टेम्परेचर क्या करता है, पीएच को बैलेंस करता है। ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारी टेम्परेचर में। तो अब हम इसमें पढ़ लिया कि फंक्शन क्या हो गए। अब हम इसमें पढ़ते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। एक होते हैं हमारे प्लांट्स, एक होते हैं हमारे एनिमल्स। प्लांट्स कौन से होते हैं, हम सभी को पता है प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, क्लियर। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजर्स। इनको यहाँ पे अभी हम इसी पॉइंट को जो मैंने अभी आपको बताया था उसको यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। प्लांट क्या होते हैं, इनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, इनको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, ठीक है। एनिमल्स क्या हो गए हमारे, कंज्यूमर हो गए। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, डिकम्पोजर, ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स में मेनली 3 फंक्शंस होते हैं, जो एक हो गया हमारा प्रोड्यूसर, एक हो गया हमारा कंज्यूमर, एक हो गया हमारा डिकम्पोजर, जिसमें क्या आते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिकम्पोजर्स में कौन आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। ये क्या आ गए हमारे माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम चाहे तो ऐसे देख भी नहीं सकते नेक्ड आइज से, ठीक है। उनके लिए हमें क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कंज्यूमर, अब कंज्यूमर कितनी तरह के होते हैं, कंज्यूमर भी होते हैं हमारे, ये भी 3 तरह के होते हैं कंज्यूमर। एक होते हैं हमारे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हु ईट्स प्लांट, जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं वो कौन से होते हैं हमारे हर्बीवोर्स। जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं वो कौन से होते हैं हमारे कार्निवोर्स। हु ईट एनिमल्स नोन एज हर्बीवोर्स,
Carnivores who eats plant only known as herbivores who eat both plant and animal, both plant and animal known as omnivores। इसमें कौन आते हैं? ह्यूमन बींग्स। हमारा तो क्या सिस्टम है, हमें तो जो मिल जाए वो चलता है, ठीक है। हमें चाहे तो अगर आज नॉन वेज खाने का मन है तो नॉन वेज खाएंगे, आज हमारा वेज खाने का मन है तो हम वेज खाएंगे। वी आर डिपेंड्स ऑन अवर मूड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा होता होगा, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ दोनों का मिक्सचर होते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑम्निवोर्स, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। अब हम बात करते हैं अपने इकोसिस्टम के फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या होती है? अब हमने ये तो बात कर ली, अभी हमने क्या बात करी? अभी हमने अपने पॉइंट्स को क्लियर करा कि बायोटिक कितने फैक्टर्स होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स कौन होते हैं, बायोटिक का फंक्शन क्या होता है, अबायोटिक का फंक्शन क्या होता है, बायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर और कंज्यूमर। ये तीन का मेन रोल होता है, बाकी सारी फूड चेन इन्हीं पे ही बेस्ड होती है। अब हम इसमें पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है जिसमें कौन किसको खाएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा फूड चेन? सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फूड चेन। अब इसमें हम इसको अच्छे से क्लियर करते हैं फूड चेन को सबसे पहले, ठीक है। दिख रहा है? अब ये क्या है हमारा, सबसे स्टार्टिंग में दे रखा है, ये स्टार्टिंग बॉटम से स्टार्ट है, ठीक है। सबसे पहले इसमें कौन सी हमारी फूड चेन बनी हुई है? ग्रासलैंड की। इसमें कौन आ गया? जैसे ग्रास हो गई, मतलब प्रोड्यूसर हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, कंज्यूमर जिसने सबसे पहले खाया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर। इसमें आप कितने भी ऑर्गेनिजम्स को जोड़ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर इकोसिस्टम, जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं उसके इकोसिस्टम में, उसके फूड चेन, सारे ही इकोसिस्टम में डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन प्रेजेंट होती है कि कौन किसको खाएगा, किसको किससे एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इसी पॉइंट में हम सारे अपने पॉइंट्स क्लियर करेंगे कि फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है और एनर्जी फ्लो क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, क्योंकि इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी होश पोश नहीं होगा। तो तसल्ली से बैठिए और इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं, जो ग्रास है वो क्या है हमारा, प्लांट ही तो होगा। तो ये क्या कर रहा है, इसने अपना खाना खुद बनाया, ठीक है, प्रोड्यूसर, इसने इसको कंज्यूम करा, इसने ग्रास को खाया, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। रैट ने इसको खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसने इन दोनों को खाया ना, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर टर्शरी, स्नेक ने तो इन तीनों को खा लिया, टर्शरी कंज्यूमर। फिर हॉक ने इन चारों को खा लिया, क्वाटरनरी कंज्यूमर, ठीक है। जब हम फूड चेन को लेवल्स में डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ट्रॉफिक लेवल के बारे में। अब मैं इसको बोल सकती हूँ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ और फिफ्थ। ये क्या हो गया हमारा ट्रॉफिक लेवल्स। अब ट्रॉफिक लेवल आपसे ऐसे भी पूछ लेगा, ठीक है, कि आप ट्रॉफिक लेवल बताइए। आपसे मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लेता है कि आप इसके ट्रॉफिक लेवल को मेंशन करिए और इसका फूड चेन बनाइए और इसकी एनर्जी फ्लो बताइए। अब हम इसमें बात करते हैं एनर्जी फ्लो के बारे में। तो ये हमारा पॉन्ड का हो गया, ये ओशियन का। डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो एक ही ऑर्गेनिज्म तो सारी फूड चेन में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमने इसमें पढ़ लिया फूड चेन क्या होती है, ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं अपनी एनर्जी फ्लो के बारे में। एनर्जी फ्लो क्या होती है हमारी, सपोज इस ऑर्गेनिज्म ने इसको खाया, ग्रास हॉपर ने एनर्जी किससे ली, ग्रास से। ग्रास ने किससे ली, सनलाइट से, ठीक है, क्योंकि इसने उसके थ्रू खाना बनाया। तो अब इसके पास कितनी एनर्जी हो गई, 1000 जूल। ध्यान से सुनना ताकि सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएं और बिल्कुल भी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तो इसके पास कितनी एनर्जी हुई, 1000 जूल। फिर ग्रास हॉपर ने इसको खाया तो इसको कितनी मिली, 100। क्यों,
इसको 100 क्यों मिली? उसके पास तो 1000 है, इसको 100 क्यों मिली? क्योंकि इसके भी तो अपने बॉडी फंक्शंस थे, ग्रास के भी तो अपने बॉडी फंक्शंस थे, उसके भी तो प्रोसेस थे। उसने क्या करा, उसने अपनी बॉडी में 10,000 जूल उसके पास एनर्जी मिली उसको सनलाइट से, तो उसने जो 90% एनर्जी थी वो किस में लगा ली, उसने यूज कर ली। किस में? अपनी बॉडी के फंक्शन में। 90% इसने एनर्जी किस में यूज कर ली? बॉडी फंक्शंस में। 10% इसने अपने फ्लैश में स्टोर कर ली। जो ये इसने 10% एनर्जी स्टोर करी है, यही आगे फूड चेन में ट्रांसफर होगी। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे 1000 था और यहाँ पे 100 जूल क्यों आया? ऐसे ही जब रैट ने ग्रास हॉपर को खाया तो इसको कितनी मिली? 10 जूल। क्यों भाई? इसको 10 जूल क्यों मिली? क्यों? क्योंकि इसने भी काम करा, इसने उछल कूद करी, इसने डांस करा, जो भी कुछ भी करा इसने, अपने बॉडी फंक्शंस करे, उसमें इसने भी अपनी 90% एनर्जी को यूज कर लिया। ठीक है, अब इसके पास कितनी बची? 10% बची। तो 10% एनर्जी इसने क्या करी? स्टोर करी अपने बॉडी फ्लैश में। अब इसने भी डांस करा, इसने भी उछल कूद करी, इसने भी ढूंढा, चूहे ने चुहिया को ढूंढा। ठीक है, ये सारी चीजें इसने भी अपने फंक्शंस करे। ये भी भागा इधर उधर, अपना खाना ढूंढा, सब कुछ करा इसने भी, तो इसने भी अपनी 90% एनर्जी यूज कर ली। अब हम बात करते हैं स्नेक के बारे में। अब स्नेक भी अपना खाना ढूंढेगा, वो भी अपनी 90% एनर्जी को ऐसे ही यूज कर लेगा। तो 10% लॉ क्या होता है? चलो, तो ये इसको कितनी मिली? 1 जूल। अब इसको कितनी मिलेगी? 0.1। क्यों? क्योंकि इसने भी अपनी 90% एनर्जी यूज कर ली। स्टोर किसने करी? इसने सिर्फ 10%, तो इसका 10% भी इसमें चला गया। तो इसका 10% कितना हो गया? 0.1 जूल। क्लियर हुआ? 10% लॉ क्या होता है? अब हम इसमें बात करेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम क्या होता है? तो ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको सारा। अब जैसे इसी में ही हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम बात करेंगे अपने एनर्जी फ्लो के बारे में, तो अब इसमें देखेंगे कि किसको किससे एनर्जी मिली। एनर्जी कौन देता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस दी फूड विच ट्रांसफर ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स, मतलब कंज्यूमर उसको लेगा, फिर उसको सेकेंडरी प्राइमरी, मतलब जैसे भी उसकी चेन बनती चली जाएगी कि कौन किसको खा रहा है। हु ईट्स हु ऑर्गेनिजम्स। तो अब समझ में आता है फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं हमारे। प्लांट की जू मतलब एनिमल्स। तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये होते हैं प्रोड्यूसर्स, ये होते हैं हमारे कंज्यूमर। ठीक, क्लियर हुआ? अब इसमें इसने खाना प्रोड्यूस करा, इसने एनर्जी ली, इसने स्टोर करी, इसकी एनर्जी इसको मिली फूड के, क्योंकि इसने इसको खाया तो इसने एनर्जी ली, इसने इसको खाया, इसने इसको, ऐसे ही एनर्जी फ्लो चलता रहता है। फूड चेन क्या है? हमारा एक स्ट्रेट प्रोसेस है। क्या है? स्ट्रेट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, ठीक है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, तो ये क्या बनती चली जा रही है? चेन बनती चली जा रही है, मतलब एक सीक्वेंस में काम चल रहा है। अब हम इसमें बात करते हैं फूड वेब के बारे में। क्या इसमें भी फूड चेन की जैसे काम हो रहा है? सीक्वेंस में नहीं हो रहा। इसमें क्या होता है, जब एक से ज्यादा फूड चेन आपस में मिल जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? फूड वेब। जैसे हम समझ रहे हैं कि जाल का जंजाल बने चले जा रहा है, उसको हमने बोल दिया फूड चेन। जहां वेब बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? हमारा फूड वेब। ठीक है, वेब तो हमने देखा ही है, हम सभी ने देखा होगा। जाल, मकड़ी का जाला तो हम सभी ने देखा है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो है नहीं, उसमें क्या है? बहुत सारे थ्रेड आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, फूड वेब में अब हम बात करते हैं, जैसे इसमें एक ये फूड चेन है, 1 2 3, ये 3 की बनी, फिर यहां से भी एक फूड चेन निकल आई है, तो क्या हुआ है? कौन किसको खा रहा है? सपोज प्लांट, डियर, लायन। अब इसी में ही मैं जोड़ दूं रैट, कैट, ठीक है,
समझ में आया? इसको इसने भी खाया, इसको इसने भी खाया, अब इन दोनों को कोई और खा ले, ये तो क्या होगा, ये मर जाएंगे तो इन्हें डिकम्पोजर खा लेगा। ये हैं हमारे टॉप के कार्निवोर्स, जिसे कोई भी नहीं खा सकता, जिसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं खा सकता। जब वो खत्म हो जाएंगे, जब उनका सिर्फ और सिर्फ उनकी डेड बॉडी बचेगी, उनको बोलते हैं हम टॉप के कंज्यूमर, जो सबसे आखिर में फूड कंज्यूम करते हैं। तो जो एनर्जी फ्लो होता है वो क्या होता है, टॉप के कंज्यूमर को सबसे कम मिलता है। क्यों? अभी हमने बात करी थी सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिली, प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि सबसे ज्यादा खाना तो उसने बनाया ना। जैसे ऑर्गेनिज्म उसको खाते चले जाएंगे, वैसे ही एनर्जी लेवल, एनर्जी फ्लो कम होता चला जाएगा। फूड वेब समझ में आया? जब फूड चेन, एक से ज्यादा फूड चेन आपस में मिलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, फूड वेब। ठीक है, अब क्या करेगा, अब इसमें भी एक और भी जुड़ सकती है फूड चेन। अब इसमें ग्रास हॉपर की जुड़ सकती है, स्नेक जुड़ सकता है। स्नेक को कौन खा लेगा, हॉक खा लेगा, ईगल खा लेगा। तो ईगल को भी कौन खा सकता है, स्नेक खा, और लायन खा सकता है। ठीक है, अब ये फूड चेन में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया, भाई तेरे को ले मैं भी खाऊंगा, तेरे को ले मैं भी खाऊंगा। ठीक है, अब हमारे मूड के ऊपर डिपेंड है कि आज मेरे को ये भी खाना है, आज मुझे मटन भी खाना है, आज मुझे वेज फूड भी खाना है, या जो भी चीज़ें हैं। आपका जब हमारा मन करता है ना बहुत सारी चीज़ें खाने का, तो ऐसे ही जब इनका मन करता है तो वो क्या बनता है, जाल बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं, फूड वेब। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसमें हम यहाँ एक और बात कर लेते हैं। ये मैंने क्या बनाया, एक पिरामिड बनाया है, एनर्जी फ्लो। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ, इसमें आ गया प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये क्या होगा, टॉप कार्निवोर्स, या टॉप कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। प्रोड्यूसर सबसे नीचे जो आएगा, सबसे जो बड़ा स्पेस होता है वो हमारा किसका होता है, प्रोड्यूसर्स का। क्यों? क्योंकि जितना लेवल हमारा बढ़ता चला जाएगा उतना ही पॉपुलेशन हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा। मतलब टॉप के कंज्यूमर की पॉपुलेशन सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर टॉप के कंज्यूमर्स ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे, वो तो फिर कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, वो तो इस वाले कंज्यूमर को भी बहुत ज़्यादा खा लेंगे। ये क्या है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो वो इसको और ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे, फिर वो इसको, ये भी इसको और खाएंगे, फिर ये इसको खाएंगे, तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करा है एनर्जी फ्लो के सिस्टम में कि जितना टॉप का कंज्यूमर होगा उसकी पॉपुलेशन सबसे कम होगी। ठीक है, सुना है ना, शेर हमेशा अकेले आता है, और क्या था ऐसा कुछ डायलॉग है ना ऐसा शायद, तो और पता नहीं क्या है, आप ध्यान रखना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा डायलॉग था वो। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। ट्रॉफिक लेवल इसको बोलते हैं, आपसे बोल देगा ट्रॉफिक लेवल बना दो, तो सबसे पहले जो आपका नीचे दे रखा होगा ये आपके प्रोड्यूसर होंगे, मतलब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फिर जो इसके ऊपर दे रखा होगा वो आपका प्राइमरी कंज्यूमर होगा, मतलब सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। फिर आपका थर्ड कंज्यूमर होगा, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको बोल देंगे हम थर्ड। फिर जो टॉप पर होगा वो होगा हमारा टॉप कंज्यूमर, मतलब फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। क्लियर? अब तो शायद तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंने क्या बताया है। ये रहा हमारा ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा प्रोड्यूसर आएंगे, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा हर्बीवोर्स आएंगे, स्मॉल कार्निवोर्स आएंगे और लार्ज कार्निवोर्स आएंगे। मतलब टॉप कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, कंज्यूमर्स। अब ये हार्बीवोर्स है, मतलब ये प्रोड्यूसर्स है, मतलब प्लांट, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, हार्बीवोर्स। स्मॉल कार्निवोर्स जो छोटे एनिमल्स को खाएंगे, जो बड़े बड़े एनिमल्स को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, लार्ज के कार्निवोर्स। इसमें कौन आता है हमारा, लायन। ठीक है, मैंने भी आपको बताया था कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल हमारा बढ़ता चला जाएगा उसमें बात करेंगे। ये हो गया टॉप कंज्यूमर, ये हो गया हमारा, ये तो इसमें मेंशन कर ही रखा है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और प्रोड्यूसर।
ठीक है, माइंड मैप के चक्कर में आपको दोबारा से मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कराया है, तो इसमें बिल्कुल भी मार्क खोकर मत आना अपना, बहुत अच्छा स्कोर करना। मोस्टली 3 या 5 मार्क्स का तो ये चैप्टर मेंशन हो ही जाता है। अब हमने ये सारी चीज़ें बात कर ली, अब हम इसके लास्ट टॉपिक के पर आते हैं जो है हमारा एनवायरमेंटल। हाउ डू आवर एक्टिविटीज इफेक्ट द एनवायरमेंट, बुक में आपको ऐसे मेंशन करा हुआ है। इसमें क्या दे रखा है हमको, वेस्ट के बारे में, ठीक है, कि वेस्ट क्या होता है, कितनी तरह का होता है और कैसे उसके कितने मेथड है उसको डिकम्पोज करने के, ठीक है, और कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो अब इसको हम जल्दी से समझते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं अपने वेस्ट मटेरियल के बारे में। वेस्ट मटेरियल क्या होता है, हमारा जितना भी हमारे घर का कूड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वेस्ट, क्योंकि हमने उसको यूज़ करने के बाद जितनी भी चीज़ बचेगी वो क्या हो गया हमारा वेस्ट, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा वेस्ट। वेस्ट अब क्या होता है, ये बायोडिग्रेडेबल भी होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है, मतलब टाइप ऑफ वेस्ट। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेस्ट के बारे में। 2 तरह का होता है मेनली, ये होता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब जो नेचुरली डिकम्पोज होगा उसको क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं हम, जो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और नेचुरली डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, जो डिकम्पोजर डिकम्पोज करते हैं, जैसे जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होगा या जो भी वेस्ट होगा जो नेचुरल वे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज होके ख़त्म हो जाए उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होगा, जो ख़त्म नहीं होगा, जिसको हमें टेक्निकली या इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हमें ख़त्म करना पड़े, वो क्या होगा हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इसमें हमारा एक टॉपिक और बचा है, वेस्ट के मेथड कितने होते हैं, ये हमें कैसे दिया हुआ है, वेस्ट मैनेजमेंट पर, ठीक है। अब वेस्ट मैनेजमेंट मतलब हम अपने वेस्ट को डिकम्पोज कैसे करेंगे, उसको ख़त्म कैसे करेंगे। तो इसमें हमारे पास में आता है एक लैंडफिलिंग, रिसाइकलिंग, सीवेज ट्रीटमेंट, इनक्रिएशन, यूज़ ऑफ डिस्पोजल। लैंडफिलिंग में क्या होता है, जितनी भी जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे कम होगी या जो यूज़ में नहीं आ रहा होगा, किसी भी टाउन सिटी या शहर से बहुत ज़्यादा दूर जाकर एक कूड़े का ढेर बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम लैंडफिलिंग, जहाँ पे पूरी सिटी का या टाउन का वेस्ट जमा होता है। जैसे हमारी दिल्ली में बना हुआ है कनराल में, मैंने आपको पहले ही बताया था, वहाँ पे कूड़े के हमने देखे होंगे बड़े बड़े पहाड़ बन रहे हैं। रिसाइकलिंग का प्रोसेस क्या होता है, जिसको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो जैसे पेपर होता है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं हम, ठीक है, मतलब रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ में क्या आएगा, जैसे आपकी जो जैम्स की बॉटल आती है या जो भी ग्लास की बॉटल्स आती हैं उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं ना, कुछ और उसमें जब उस ख़त्म हो जाए उसको तो आप उसको रीयूज़ करके कुछ और भी स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है सीवेज ट्रीटमेंट, किसके लिए यूज़ होता है, वाटर के लिए। जितना भी हमारा पानी गंदा होता है उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू क्लीन कर सकते हैं। फिर आता है इनक्रिएशन। अब जो हमारा वेस्ट है जो किसी भी तरह से डिकम्पोज नहीं हो रहा, उसको जब हम जला देते हैं, इकट्ठा करके उसको एक जगह पर जला देते हैं, उसको बोलते हैं हम इनक्रिएशन। अब क्या हो गया, राख बन गया, सारा हमारा वेस्ट खत्म हो गया। यूज़ ऑफ डिस्पोजल्स, जैसे जितना भी हम डिस्पोजल्स का, पेपर कप्स, ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा वेस्ट डिस्पोजल और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमने इसमें बात कर ली कि कितनी तरह का वेस्ट मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अब इसमें हमारा बचा एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, जो है हमारा ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होती है, जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर जो एक कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं हम, ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर बनती कैसे है, क्या होता है, जो हमारे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 होते हैं, पर जब ये इसके ऊपर अर्थ से जब ये ऊपर जाते हैं तो सनलाइट की जो यूवी रेडिएशन आती है, सन की जो यूवी रेडिएशन आती है उसमें ये ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। अब कितने बन गए,
2 बन गए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब ये बनता है तो अब ये फिर से जुड़ेगा, इसका क्या कंपोनेंट बनेगा अब O3, मतलब क्या बन गया हमारा ओजोन। ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। अगर ये किसी भी तरह से अगर हमारी अर्थ के सरफेस पे आ जाए, अर्थ के सरफेस पे आ जाएगी तो क्या करेगी, वहाँ पे लाइफ ख़त्म कर देगी, ठीक है। अब ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, डिप्लीशन मतलब थिनिंग। जो हमारी ओजोन लेयर है वो कहीं ना अंटार्कटिका के ऊपर से अभी डिप्लीट होना स्टार्ट हो गई है, मतलब कम होना स्टार्ट हो गई है। ओजोन का काम क्या होता है, जितनी भी यूवी रेडिएशन सन से आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। जब ये हमें ऊपर से प्रोटेक्ट कर रहा था तब तक तो हम सेफ थे अर्थ में, ठीक है। पर क्या हुआ, अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो भी अफेक्ट कर रही हैं ओजोन लेयर को। कैसे, क्योंकि जो ह्यूमन के कंपोनेंट्स हैं, जैसे AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये क्या हो गया, इनके यूज से CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये निकल रहा है। इससे क्या हो रहा है, ओजोन को बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे ये डिप्लीट होना स्टार्ट हो गई है। तो ये क्या होता है, बहुत ही हल्का कंपाउंड होता है, ये क्या करता है, बहुत ही ईजिली इस स्ट्रेटोस्फेयर पे पहुंच जाता है, ठीक है, जो अफेक्ट करता है हमारी ओजोन लेयर को और उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर हुआ कि ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। जैसे हमें ठंड लगती है, जब हम अपने आप को ब्लैंकेट से या किसी भी गर्म कपड़े से कवर कर लेते हैं बाहर की ठंडी हवा से आने के लिए, ऐसे ही हमारी अर्थ ने भी हम कवर कर रखा है अपने आप को ओजोन लेयर से, बाहर की ये जो यूवी रेडिएशन सन से आ रही है उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। इसमें हमने अपना क्विक रिवीजन में हमने सारा कुछ चैप्टर को बहुत ही समराइज वे में समझ लिया है। चलिए तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, और आप इसको अपना सेव कर लीजिएगा माइंड मैप को, और अपनी क्विक रिवीजन के लिए इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा।